अधिनियम 1955 का मूल टेक्स्ट। हाँ, ये वो कानून है जो 1955 से, मतलब कितने साल हो गए, भारत में हिंदुओं की शादियों से जुड़े जो नियम कायदे हैं उनको तय करता आ रहा है। बिल्कुल। और सोचिए, ये कानून लाखों शायद करोड़ों लोगों की जिंदगी से सीधे जुड़ा है। बिल्कुल। शादी की शर्तों से लेकर, और अगर खैर रिश्ता ना चले तो उसके खत्म होने तक की पूरी प्रक्रिया सब इसी में है। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस कानून के जो जरूरी हिस्से हैं उनको आसान भाषा में समझे। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि ये किन लोगों पर लागू होता है, हाँ। शादी के लिए क्या शर्तें हैं, रिश्ता खत्म करने के क्या तरीके हैं, और वो पूरी कानूनी प्रक्रिया कैसे चलती है। हाँ, ये सब जानना जरूरी है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, परत दर परत इसे समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो शायद सबके मन में आता है कि आखिर ये कानून लागू किस किस पर होता है, मतलब इसका दायरा क्या है। बिल्कुल, ये समझना सबसे पहले जरूरी है। देखिए, धारा 1 और 2 बताती हैं कि ये कानून पूरे भारत पर लागू होता है, और ये हर उस व्यक्ति पर लागू है जो धर्म से हिंदू है। अब इसमें जैसे वीरशैव, लिंगायत या फिर ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज के जो अनुयायी हैं वो सब शामिल हैं। अच्छा। और सिर्फ हिंदू ही नहीं, ये कानून बौद्ध, जैन और सिख धर्म के लोगों पर भी लागू होता है। हाँ, ये बात कई लोगों को नहीं पता होती। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात और है इसमें, ये कानून भारत में रहने वाले उन सभी लोगों पर भी लागू होता है जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है। लेकिन इसमें एक शर्त है, बशर्ते ये साबित ना हो जाए कि अगर ये कानून न होता तो उन पर हिंदू कानून या कोई रिवाज लागू नहीं होता। और अगर किसी ने मान लीजिए हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म अपना लिया है या दोबारा अपनाया है तो वो भी इसके दायरे में आते हैं। और बच्चों का क्या? बच्चों पर ये लागू होगा या नहीं, ये उनके माता पिता के धर्म और उनकी परवरिश कैसी हुई है इस पर निर्भर करता है। ठीक है। हाँ, पर एक बात ध्यान रखने वाली है, धारा 2(2) ये साफ कहती है कि अनुसूचित जनजातियों पर, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर, ये कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक केंद्र सरकार कोई खास नोटिफिकेशन जारी न करे। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण अपवाद है। हाँ, और धारा 4 वो भी बहुत अहम है। वो कहती है कि इस कानून के लागू होने के बाद जिन मामलों के बारे में इसमें नियम बना दिए गए हैं उन पर कोई पुराना हिंदू कानून, कोई नियम, कोई व्याख्या या कोई रिवाज, वो सब लागू नहीं होगा। मतलब इन मामलों में अब यही कानून चलेगा? बिल्कुल, इन मामलों में यही कानून सबसे ऊपर माना जाएगा। अच्छा, तो कानूनी तौर पर देखें तो हिंदू शब्द का दायरा काफी बड़ा रखा गया है। हाँ, बिल्कुल। और ये भी साफ है कि शादी ब्याह के मामलों में इसी कानून की चलेगी, पुराने रिवाजों की नहीं, जब तक कि कानून खुद इजाजत ना दे। सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कानून के तहत एक मान्य शादी, एक वैलिड मैरिज के लिए क्या शर्तें पूरी करनी होती हैं। धारा 5 क्या कहती है इस बारे में? हाँ, धारा 5 तो समझिए शादी की बुनियाद है। इसमें कुछ बहुत ही जरूरी शर्तें बताई गई हैं। पहली और शायद सबसे अहम शर्त है एक विवाह, मतलब शादी के वक्त दोनों में से किसी का भी पहले से कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोनोगमी, ये तो स्पष्ट है। हाँ, फिर दूसरी शर्त है वो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी है। शादी के समय दोनों पक्ष दिमागी तौर पर इतने ठीक होने चाहिए कि वो शादी के लिए अपनी सहमति, मतलब कंसेंट, दे सके। ऐसा न हो कि कोई मानसिक बीमारी की वजह से सहमति देने में ही असमर्थ हो, या फिर सहमति तो दे पाए लेकिन मानसिक विकार इतना गंभीर हो कि वो शादी और बच्चे पैदा करने के लिए फिट ना माना जाए, या फिर किसी को पागलपन के, मतलब बार बार दौरे ना पड़ते हों। ये शर्तें थोड़ी जटिल लगती हैं समझने में। हाँ, पर ये जरूरी हैं ताकि सहमति वाकई में सोच समझकर दी गई हो। तीसरी शर्त है उम्र की। लड़के की उम्र कम से कम 21 साल पूरी हो चुकी हो। 21 साल? हाँ, और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल पूरी हो चुकी हो। ये उम्र सीमाएं बाद में संशोधनों से आई हैं। ठीक है, 21 और 18, ये याद रखना आसान है। बिल्कुल। और फिर चौथी और पांचवी शर्तें रिश्तों की सीमाओं से जुड़ी हुई, मतलब शादी करने वाले लोग निषिद्ध संबंध की डिग्री में नहीं आने चाहिए। अब इसका मतलब है मोटे तौर पर सीधे रिश्तेदार जैसे माँ बाप, दादा दादी, बच्चे, पोते पोतियां, कुछ खास ससुराल पक्ष के रिश्तेदार, सगे भाई बहन, चाचा भतीजी, मौसी भांजा वगैरह। धारा 3G में पूरी लिस्ट दी हुई है। अच्छा, मतलब खून के करीबी रिश्ते और कुछ शादी से बने करीबी रिश्ते। हाँ, और इसी तरह
वो एक दूसरे के सपिंड भी नहीं होने चाहिए। सपिंड, ये क्या होता है? सपिंड मतलब माँ की तरफ से 3 पीढ़ी और पिता की तरफ से 5 पीढ़ी तक के करीबी रिश्तेदार, जिनमें कोई एक ही पूर्वज मतलब कॉमन एंसेस्टर हो। धारा 3F इसे और साफ करती है। ओ, तो ये पीढ़ियों का हिसाब है। हाँ, लेकिन हाँ, इन दोनों शर्तों में निषिद्ध संबंध और सपिंड वाली एक छूट है। अगर किसी समुदाय में कोई ऐसा पक्का रिवाज या प्रथा है जो काफी समय से चली आ रही है और जिसे मान्यता मिली हुई है और वो ऐसे रिश्तों में शादी की इजाजत देती है, तो फिर ये शर्तें आड़े नहीं आएंगी। अच्छा, तो रिवाज को भी जगह दी गई है। हाँ, लेकिन वो रिवाज पक्का और मान्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये शर्तें तो काफी साफ हो गईं, लेकिन मान लीजिए शर्तें पूरी हो गईं, तो शादी संपन्न कैसे मानी जाएगी? क्या कोई खास रीति रिवाज करने जरूरी है? धारा 7 और 8 शायद इसी बारे में है। हाँ, बिल्कुल। धारा 7 रस्मों रिवाजों की बात करती है। इसके मुताबिक शादी दूल्हा या दुल्हन दोनों में से किसी के भी अपने जो पारंपरिक रीति रिवाज हैं, जो कस्टमरी सेरेमनीज हैं, उनके हिसाब से हो सकती है। कोई भी रिवाज चलेगा? हाँ, जो भी उनका अपना रिवाज हो। और अगर उन रस्मों में सप्तपदी यानी वो पवित्र अग्नि के सामने 7 फेरे या 7 कदम लेना शामिल है, हाँ, 7 फेरे, तो 7वां कदम पूरा होते ही शादी पक्की और कानूनी तौर पर बाध्यकारी मतलब बाइंडिंग मान ली जाती है। अच्छा, 7 फेरे होते ही शादी पक्की? हाँ, अगर वो उनके रिवाज का हिस्सा है तो। और रजिस्ट्रेशन का क्या? धारा 8 वो जरूरी है? देखिए, धारा 8 शादी के रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण के बारे में है। इसका मकसद है शादी का सबूत देना आसान बनाना, मतलब एक पक्का रिकॉर्ड रहे। राज्य सरकारें इसके लिए नियम बना सकती हैं और चाहें तो रजिस्ट्रेशन को जरूरी कंपल्सरी भी कर सकती हैं। शादी का रजिस्टर कोई भी देख सकता है और उसमें जो बातें लिखी हैं वो सबूत के तौर पर मानी जाती हैं। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन ना हो तो? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। धारा 8(5) साफ कहती है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से शादी अवैध मतलब इनवैलिड नहीं हो जाती। शादी तो रिवाज पूरे होने पर ही पक्की हो जाती है, रजिस्ट्रेशन बस एक सबूत है। समझ गया, शादी तो रिवाज से ही होती है, रजिस्ट्रेशन बस एक सरकारी रिकॉर्ड है। बिल्कुल। अच्छा, तो शादी हो गई, लेकिन कई बार रिश्तों में मुश्किल दौर भी आता है। जी। ये कानून उन हालात को भी देखता है जहां शादी टूटने की कगार पर पहुंच जाती है। हाँ, दुर्भाग्य से ऐसा भी होता है। तो पहले उन तरीकों पर बात करते हैं जो शायद रिश्ते को बचाने या कम से कम एक ठहराव देने की कोशिश करते हैं, जैसे धारा 9 और 10 में जिनका जिक्र है, रेस्टिट्यूशन और जुडिशियल सेपरेशन। हाँ, बिल्कुल। धारा 9 है दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की, यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। इसका मतलब है कि अगर पति या पत्नी में से कोई एक बिना किसी वाजिब वजह के दूसरे का साथ छोड़कर चला जाता है, तो जिसे छोड़ा गया है वो जिला अदालत में अर्जी देकर साथ रहने के अधिकार को बहाल करने की मांग कर सकता है। मतलब कोर्ट कह सकती है कि वापस साथ रहो। हाँ, अगर अदालत को लगता है कि अर्जी सही है और अलग रहने की कोई वाजिब वजह नहीं बताई गई है, तो वो साथ रहने का आदेश दे सकती है। और इसमें ये भी साफ है कि अलग रहने की वाजिब वजह साबित करने की जिम्मेदारी उसी की है जो छोड़कर गया है। ठीक है। और धारा 10? जुडिशियल सेपरेशन। हाँ, धारा 10 है न्यायिक पृथक्करण यानी जुडिशियल सेपरेशन। ये तलाक नहीं है, ये ध्यान रखना है। तलाक नहीं है तो फिर क्या है? ये पति पत्नी को कानूनी तौर पर अलग रहने की इजाजत देता है बिना शादी को खत्म किए। इसकी अर्जी लगभग उन्हीं वजहों से दी जा सकती है जो धारा 13(1) में तलाक के लिए बताई गई हैं, और पत्नी के मामले में धारा 13(2) वाली वजहों से भी। अच्छा, आधार वही है जो तलाक के हैं? हाँ, ज्यादातर वही है। एक बार ये डिक्री मिल जाए तो फिर अर्जी देने वाले पर दूसरे के साथ रहने की कानूनी मजबूरी खत्म हो जाती है। हाँ, अगर बाद में अदालत को ठीक लगे तो वो किसी भी पक्ष के कहने पर इस डिक्री को रद्द भी कर सकती है। मतलब ये एक तरह का कानूनी ब्रेक है, फाइनल एंड नहीं। ठीक है, ये दोनों तरीके तो रिश्ते को एक मौका देने या एक स्पेस देने जैसे लगते हैं। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन उन शादियों का क्या जो शायद शुरू से ही कानून की नजर में ठीक नहीं थी, या जिन्हें बाद में रद्द करवाया जा सकता है? धारा 11 और 12 शायद इसी बारे में है ना, वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस। बिल्कुल सही। धारा 11 है शून्य विवाह यानी वॉइड मैरिजेस के बारे में। ये वो शादियां हैं जो कानून की नजर में शुरू से ही अमान्य है, जैसे हुई ही ना हो, नल एंड वॉइड जिसे कहते हैं। किन वजहों से? ऐसा तब होता है
जब शादी धारा 5 की वो 3 खास शर्तें तोड़ती है। पहली, अगर किसी का पति या पत्नी पहले से जीवित है और दूसरी शादी कर ली। दूसरी, अगर शादी निषिद्ध रिश्तों प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में की गई हो। और तीसरी, अगर शादी सपिंड रिश्तों में की गई हो, जब तक कि रिवाज इसकी इजाजत ना दे। तो इन 3 सूरतों में शादी शुरू से ही 0 है। हाँ, बिल्कुल। और ऐसी शादी को कोई भी पक्ष, मतलब पति या पत्नी, अर्जी देकर अदालत से शून्य घोषित करवा सकता है। ठीक है। और वो वॉइडेबल मैरिज क्या है? धारा 12। हाँ, धारा 12 है शून्य करणीय विवाह यानी वॉइडेबल मैरिजेस के बारे में। ये थोड़ी अलग है। ये शादियां तब तक वैध मानी जाती हैं जब तक कि अदालत इन्हें किसी एक पक्ष की अर्जी पर रद्द न कर दे। मतलब ये शुरू से 0 नहीं है, पर इन्हें 0 करवाया जा सकता है। बिल्कुल सही समझे आप। इन्हें रद्द करवाने की कुछ खास वजहें हैं जो धारा 12 में बताए गए हैं। जैसे? पहली वजह है कि दूसरे पक्ष की नपुंसकता की वजह से शादी पूरी ही ना हो पाई हो, मतलब कंज्यूमेशन ना हुआ हो। अच्छा। दूसरी वजह, अगर शादी धारा 5(2) की जो मानसिक क्षमता वाली शर्त थी उसका उल्लंघन करती हो। तीसरी, अगर अर्जी देने वाले की सहमति जबरदस्ती या धोखे से ली गई हो। धोखे में क्या क्या आ सकता है? धोखे में शादी की रस्मों की असलियत छुपाना या दूसरे पक्ष से जुड़ी कोई जरूरी बात, कोई मटेरियल फैक्ट छुपाना शामिल है। और चौथी वजह, अगर शादी के वक्त पत्नी पति के अलावा किसी और से गर्भवती हो और पति को इस बात का पता न हो। हाँ, लेकिन इन सभी मामलों में, मतलब वॉइडेबल मैरिज को रद्द करवाने के लिए अर्जी देने की समय सीमा और कुछ शर्तें भी हैं। जैसे धोखे का पता चलने के 1 साल के अंदर अर्जी देनी होती है। या अगर जबरदस्ती की गई थी तो जबरदस्ती खत्म होने के बाद मर्जी से साथ न रहे हों। या पत्नी के गर्भवती होने वाले मामले में पति को शादी के समय इसका पता नहीं होना चाहिए और शादी के 1 साल के अंदर अर्जी देनी होगी वगैरह। काफी सारी शर्तें हैं। हाँ, ताकि इन प्रावधानों का गलत इस्तेमाल ना हो। समझ गया। तो कुछ शादियां शुरू से ही अमान्य हैं, वॉइड, कुछ को बाद में रद्द कराया जा सकता है, वॉइडेबल। बिल्कुल। लेकिन अगर रिश्ता इन सब स्थितियों में नहीं आता पर फिर भी टूट ही जाए तो सबसे आखिरी रास्ता होता है तलाक का। हाँ, डिवोर्स। इसके क्या आधार बताए गए हैं? धारा 13 तो काफी लंबी और विस्तृत लगती है। हाँ, धारा 13 तलाक के कई आधार, मतलब ग्राउंड्स बताती है जिनके आधार पर पति या पत्नी अदालत जा सकते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इनमें शामिल है: पहला, शादी के बाद किसी और से अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाना, जिसे व्यभिचार या अडल्ट्री कहते हैं। ठीक है। दूसरा, दूसरे पक्ष के साथ क्रूरता करना। ये शारीरिक या मानसिक दोनों तरह की हो सकती है। क्रूरता की परिभाषा तो शायद काफी बदलती रही होगी समय के साथ। हाँ, बिल्कुल। अदालतों ने इसकी व्याख्या काफी विस्तृत की है। तीसरा आधार है परित्याग, डिजर्शन, मतलब बिना किसी वाजिब वजह के और बिना दूसरे की मर्जी के कम से कम 2 साल तक लगातार छोड़ देना। 2 साल लगातार? हाँ। फिर कुछ और आधार भी हैं, जैसे हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपना लेना, या फिर लाइलाज किस्म का पागलपन, या ऐसी कोई मानसिक बीमारी होना जिससे साथ रहना मुमकिन न हो, या फिर कोई ऐसा गंभीर यौन रोग होना जो फैल सकता हो और लाइलाज हो, या फिर दुनिया छोड़कर संन्यास ले लेना, किसी धार्मिक पंथ में शामिल हो जाना। संन्यास लेना भी तलाक का आधार है? हाँ, अगर कोई संसार त्याग दे तो। और एक और आधार है, अगर किसी व्यक्ति के बारे में 7 साल या उससे ज्यादा वक्त से कुछ सुनाई ना गया हो कि वो जिंदा भी है या नहीं, मतलब उसे मृत मान लिया जाता है। अच्छा, 7 साल तक कोई खबर नहीं? जी। इसके अलावा धारा 13(1)(a) में 2 और स्थितियां हैं। अगर जुडिशियल सेपरेशन का आदेश हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है और पति पत्नी फिर साथ नहीं आए हैं। हाँ, वो जो धारा 10 में था। बिल्कुल। या फिर वो जो धारा 9 वाला दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन का आदेश था, वो हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है और वो लागू नहीं हुआ है, मतलब पति पत्नी फिर भी साथ नहीं आए हैं। तो इन दोनों सूरतों में भी तलाक लिया जा सकता है। अच्छा, मतलब वो पहले वाले उपाय अगर काम ना करें तो भी तलाक हो सकता है? हाँ, 1 साल बाद। और धारा 13(2) में कुछ खास आधार सिर्फ पत्नी के लिए है। सिर्फ पत्नी के लिए? वो क्या है? हाँ, जैसे अगर शादी इस कानून के लागू होने से पहले हुई थी
और उस समय पति की पहले से कोई और पत्नी जीवित थी या उसने पहले से शादी कर रखी थी, मतलब द्विविवाह वाली स्थिति जो पहले मान्य थी। या फिर अगर पति ने शादी के बाद बलात्कार, अप्राकृतिक संबंध, सॉडमी या पशुगमन, बिस्टियलिटी जैसा कोई अपराध किया हो। या फिर अगर पत्नी के लिए कोर्ट में अलग रहने और मेंटेनेंस का कोई ऑर्डर दिया था और उसके बाद भी 1 साल से ज्यादा हो गया पर वो साथ रहना शुरू नहीं हुआ है। अच्छा। और एक और है जो नाबालिग विवाह से जुड़ा है। अगर पत्नी की शादी 15 साल की उम्र से पहले हुई थी और उसने 15 साल की होने के बाद लेकिन 18 साल की होने से पहले उस शादी को मानने से इनकार कर दिया हो, मतलब रिप्यूजिएट कर दिया हो। ये तो नाबालिग लड़कियों के लिए एक जरूरी अधिकार है। हाँ बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश का एक संशोधन है जो क्रूरता की परिभाषा को थोड़ा और खोलता है, पर वो खैर स्थानीय है। ठीक है, ये तो कई सारे आधार हो गए तलाक के, लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता भी है जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, दोनों पक्ष राजी हों और आसानी से अलग हो सके, मतलब आपसी सहमति से? हाँ बिल्कुल। इसके लिए धारा 13B है, आपसी सहमति से तलाक या डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। ये कैसे काम करता है? इसकी सीधी सी शर्त ये है कि पति पत्नी कम से कम 1 साल से अलग रह रहे हों। 1 साल से अलग? हाँ, और उन्हें लगता हो कि अब वो साथ नहीं रह सकते, मतलब उनके बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची है और दोनों ने मिलकर ये तय कर लिया हो कि शादी खत्म करनी है। तो अगर ये शर्तें पूरी हों तो उन्हें मिलकर, मतलब जॉइंटली, कोर्ट में एक अर्जी देनी होती है, पहली अर्जी। फिर कोर्ट उन्हें सोचने समझने और सुलह की कोशिश करने के लिए कम से कम 6 महीने का वक्त देती है। ये कूलिंग ऑफ पीरियड कहलाता है। 6 महीने? हाँ, पहली अर्जी देने के 6 महीने बाद और 18 महीने के अंदर उन्हें एक दूसरी अर्जी देनी होती है या कोर्ट में आकर कहना होता है कि हाँ, हम अभी भी तलाक चाहते हैं। अच्छा, 2 बार जाना पड़ता है? हाँ, अगर वो दूसरी बार भी यही कहते हैं और कोर्ट संतुष्ट हो जाती है कि सहमति असली है, कोई दबाव नहीं है और बाकी शर्तें पूरी हैं, तो वो तलाक का आदेश दे सकती है। ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी है पर शायद कम तनावपूर्ण होती होगी। हाँ, अगर सहमति बनी रहे तो। क्या कोई रोक-टोक भी है, जैसे कि शादी के फौरन बाद तलाक नहीं ले सकते? धारा 14 शायद इसी बारे में कुछ कहती है। हाँ, आपने सही पकड़ा। आमतौर पर धारा 14 ये कहती है कि शादी की तारीख से 1 साल के अंदर तलाक की अर्जी नहीं दी जा सकती। 1 साल तक नहीं? क्यों? शायद इसलिए कि शादी को थोड़ा समय दिया जाए, एकदम से कोई फैसला न लिया जाए। लेकिन क्या इसका कोई अपवाद है? हाँ, इसमें एक छूट है। अगर अर्जी देने वाले के लिए हालात बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरे हों, मतलब एक्सेप्शनल हार्डशिप हो, या दूसरे पक्ष का रवैया बहुत ही ज्यादा खराब, मतलब एक्सेप्शनल डिप्रेविटी रहा हो, तो कोर्ट 1 साल पूरा होने से पहले भी अर्जी सुनने की इजाजत दे सकती है। बहुत मुश्किल हालात में? हाँ, लेकिन ये कोर्ट तय करेगी कि हालात वाकई असाधारण हैं या नहीं, और अगर बाद में पता चले कि इजाजत धोखे से ली गई थी तो कोर्ट अपने आदेश में फेरबदल भी कर सकती है। और ऐसी इजाजत देते वक्त कोर्ट बच्चों के हितों का और सुलह की कोई भी संभावना बची है या नहीं, इन बातों का खास ध्यान रखती है। ठीक है, मतलब सामान्य नियम 1 साल का है पर खास हालात में छूट मिल सकती है। बिल्कुल। चलिए मान लिया कि तलाक हो गया या शादी शून्य या शून्यकरणीय घोषित हो गई, अब उसके बाद क्या तुरंत दूसरी शादी की जा सकती है? देखिए, धारा 15 दूसरी शादी यानी रीमैरिज के बारे में बताती है। जब तलाक का आदेश फाइनल हो जाए, मतलब या तो अपील करने का समय निकल गया हो और कोई अपील ना हुई हो, या फिर अपील हुई थी और वो खारिज हो गई हो, तब दोनों में से कोई भी दोबारा शादी कर सकता है, कोई रोक नहीं है। मतलब अपील पीरियड खत्म होने तक रोकना होगा? हाँ, या अपील खारिज होने तक। और उन बच्चों का क्या होता है जो शून्य या शून्यकरणीय शादियों से पैदा हुए थे? उनकी कानूनी स्थिति क्या होती है? धारा 16 शायद इसी बारे में है। हाँ, और ये धारा 16 बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये बच्चों की वैधता, लेजिटिमेसी के बारे में एक बहुत ही अहम बात कहती है। क्या कहती है? इसके मुताबिक अगर कोई शादी धारा 11 के तहत शून्य वॉइड थी या धारा 12 के तहत शून्यकरणीय वॉइडेबल होने की वजह से रद्द कर दी गई, तो भी उस शादी से पैदा हुए बच्चे को वैध, लेजिटिमेट ही माना जाएगा। अरे वाह, मतलब माँ बाप की शादी की कानूनी कमी का असर बच्चे पर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। ये उन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बहुत जरूरी कदम है, ताकि उन्हें खामियाजा न भुगतना पड़े। हाँ। उन्हें वो सारे अधिकार मिलेंगे जो एक वैध बच्चे को मिलते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अपने माता पिता की संपत्ति में तो हक मिलेगा, लेकिन माता पिता के अलावा किसी और की संपत्ति में उन्हें हक तभी और वैसे ही मिलेगा
जैसे उन्हें वैध संतान होने पर मिलता अगर ये अधिनियम न होता। थोड़ी सी सीमा है यहाँ। समझ गया। पर माता पिता की संपत्ति में हक रहेगा। हाँ। अच्छा, ये तो हुई बाद की बातें। क्या इन शादी के नियमों को तोड़ने पर कोई सजा भी है? मतलब कानून में दंड का भी प्रावधान है क्या? धारा 17 और 18 शायद सजा के बारे में है। हाँ, सजा का प्रावधान बिल्कुल है। धारा 17 तो बहुत साफ तौर पर कहती है कि अगर कोई हिंदू जिसका पति या पत्नी जीवित है और इस कानून के लागू होने के बाद दूसरी शादी करता है, मतलब द्विविवाह, बिगमी। हाँ, तो वो दूसरी शादी शून्य तो होगी ही, साथ ही उस पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 494 और 495 लागू होंगी, जिनमें द्विविवाह के लिए सजा का प्रावधान है। मतलब जेल भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, ये एक आपराधिक मामला बन जाता है। और धारा 18 उसमें क्या है? धारा 18 कुछ और शर्तें तोड़ने पर सजा बताती है। जैसे अगर कोई उम्र की शर्त धारा 5(3) का उल्लंघन करके शादी करता है, मतलब लड़का 21 से कम या लड़की 18 से कम है, तो उसे 2 साल तक की सख्त सजा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 2 साल तक की सजा, ये तो गंभीर है। हाँ, बाल विवाह को रोकने के लिए ये सख्ती जरूरी है। और अगर कोई निषिद्ध संबंध धारा 5(4) या सपिंड संबंध धारा 5(5) वाली शर्त तोड़ता है और रिवाज की छूट भी नहीं है, तो उसे 1 महीने तक की साधारण कैद या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अच्छा, इसके लिए सजा कम है। हाँ, द्विविवाह और बाल विवाह की तुलना में कम है। ठीक है, तो नियम हैं, शर्तें हैं, रिश्ते टूटने के आधार हैं, और अगर नियम तोड़े तो सजा भी है। जी, लेकिन ये सब होता कैसे असल में? मतलब वो पूरी कानूनी प्रक्रिया क्या है? कोई अर्जी देनी हो तो कहाँ देनी है? मामले कहाँ जाते हैं? सुनवाई कैसे होती है? धारा 19 से लेकर 28A तक शायद इन्हीं सब बातों का जिक्र है। हाँ बिल्कुल, ये धाराएं पूरी प्रक्रिया बताती हैं। धारा 19 बताती है कि अर्जी किस कोर्ट में देनी है, मतलब जुरिस्डिक्शन कहाँ होगा। आमतौर पर ये उस जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दी जाती है जिसके इलाके में कहाँ शादी हुई थी, या दूसरा पक्ष जिसके खिलाफ अर्जी है, मतलब प्रतिवादी अर्जी देते समय रह रहा है, या दोनों पक्ष आखिरी बार जहां साथ रहे थे। अच्छा, या एक खास सहूलियत पत्नी के लिए है। अगर पत्नी अर्जी दे रही है तो वो अर्जी देते समय जहां रह रही है वहां भी दे सकती है। ये 2003 में जोड़ा गया था। ये तो पत्नी के लिए काफी मददगार होगा। हाँ, या फिर अगर अर्जी देने वाला भारत में रह रहा है और दूसरा पक्ष उस समय भारत से बाहर है या 7 साल से लापता है, तो जहां अर्जी देने वाला रह रहा है वहां। ठीक है, तो जगह तय हो गई। फिर धारा 20 कहती है कि अर्जी में सारे तथ्य, सारे फैक्ट्स साफ साफ लिखे होने चाहिए, और ये भी बताना होगा कि अर्जी देने वाले और दूसरे पक्ष के बीच कोई मिलीभगत कोल्यूजन नहीं है। अर्जी को वेरीफाई भी करना होता है। वेरिफिकेशन क्यों? ताकि कोई झूठी अर्जी न दे सके। फिर धारा 21 कहती है कि इन सभी मामलों में आमतौर पर वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में दी गई है, जब तक कि इस कानून में या हाई कोर्ट के नियमों में कुछ अलग न कहा गया हो। मतलब सामान्य दीवानी मुकदमों की तरह। हाँ, ज्यादातर वैसा ही। और कोई खास प्रक्रियात्मक बातें? हाँ, कुछ और जरूरी बातें भी हैं। जैसे धारा 21A के तहत अगर पति पत्नी ने अलग अलग कोर्ट में अर्जी दे दी है तो मामलों को एक ही कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। धारा 21B कहती है कि मामलों की सुनवाई जल्दी होनी चाहिए, तेजी से। कोशिश ये रहनी चाहिए कि मुकदमा 6 महीने में और अपील 3 महीने में निपट जाए। 6 महीने और 3 महीने, ये तो बहुत तेज है। असल में होता ऐसा? देखिए, कानून में तो यही लक्ष्य रखा गया है ताकि लोगों को जल्दी न्याय मिले। असलियत में थोड़ी देर हो सकती है, पर इरादा यही है। और धारा 22 ये कहती है कि कार्यवाही बंद कमरे में होनी चाहिए, इन कैमरा, अगर कोई पक्ष ऐसा चाहे या कोर्ट को ठीक लगे, और उसकी बातें मीडिया में छापी नहीं जा सकती सिवाय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के, वो भी कोर्ट की इजाजत से। ये प्राइवेसी के लिए अच्छा है। हाँ, पारिवारिक मामलों में ये जरूरी समझा गया। और कोर्ट की क्या भूमिका होती है सुलह वगैरह में? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 23 कोर्ट पर एक जिम्मेदारी डालती है। कोर्ट को पहले ये देखना होता है कि राहत मांगने का जो आधार बताया गया है वो वाकई मौजूद है या नहीं। कहीं अर्जी देने वाला अपनी ही गलती का फायदा तो नहीं उठा रहा, या दोनों पक्षों में कोई मिलीभगत तो नहीं है, या अर्जी देने में बेवजह देरी तो नहीं हुई है। पूरी कोर्ट की पहली कोशिश हमेशा सुलह करवाने की होनी चाहिए, जहां तक मुमकिन हो। कुछ मामलों को छोड़कर
जैसे जहां तलाक का आधार ही धर्म परिवर्तन या संन्यास हो। मतलब कोर्ट पहले जोड़ने की कोशिश करती है। हाँ, ये उसका कर्तव्य है। और धारा 23A ये भी कहती है कि अगर एक पक्ष ने अर्जी दी है तो दूसरा पक्ष भी उसी मामले में अपना दावा काउंटर क्लेम पेश कर सकता है अगर उसके पास भी व्यभिचार, क्रूरता या परित्याग का कोई आधार हो। अच्छा, मतलब क्रॉस केस उसी में चल सकता है। जी और खर्चे वगैरह का क्या? केस लड़ने में तो खर्चा होता है। हाँ, उसके लिए भी प्रावधान है। धारा 24 कहती है कि कार्रवाई चलने के दौरान अगर पति या पत्नी में से किसी एक की अपनी आमदनी गुजारे के लिए काफी नहीं है तो वो कोर्ट से अर्जी देकर दूसरे पक्ष से केस का खर्चा और अपना महीने का गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस पेंडेंटेलाइट मांग सकता है। गुजारा भत्ता, परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस के बारे में, ये तलाक या न्यायिक पृथक्करण का फैसला आते समय या उसके बाद तय हो सकता है। ये एकमुश्त या मासिक सालाना हो सकता है। और बच्चों का, उनकी कस्टडी, उनका खर्चा? उसके लिए धारा 26 है। कोर्ट बच्चों की कस्टडी, अभिरक्षा, उनके भरण पोषण और उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में समय समय पर आदेश दे सकती है और उन आदेशों को बदल भी सकती है। बच्चों का हित सबसे ऊपर रखा जाता है। और जो सामान शादी में दिया गया था उसका क्या? धारा 27 शादी के समय दिए गए तोहफों या जो भी साझा संपत्ति है जो सिर्फ पति पत्नी की है उसके बंटवारे के बारे में आदेश देने का अधिकार कोर्ट को देती है। ठीक है। और अगर कोई कोर्ट के फैसले से खुश ना हो तो? अपील। हाँ। धारा 28 फैसलों और कुछ खास आदेशों जैसे धारा 25 स्थायी गुजारा भत्ता, धारा 26 बच्चों की कस्टडी के खिलाफ अपील का रास्ता बताती है। अपील आमतौर पर 90 दिन के अंदर करनी होती है। 90 दिन? जी। और आखिर में धारा 28A ये बताती है कि इन फैसलों और आदेशों को लागू कैसे करवाया जाएगा, एनफोर्समेंट, उसी तरह जैसे सामान्य सिविल कोर्ट के फैसलों को लागू करवाया जाता है। वाओ! तो ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 वाकई एक बहुत ही विस्तृत और व्यापक कानून है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। ये ना सिर्फ ये तय करता है कि कौन कैसे शादी कर सकता है, बल्कि अगर रिश्ता बिगड़ने लगे तो अलग होने और तलाक के कानूनी रास्ते क्या हैं, उनके क्या नतीजे होंगे और वो पूरी प्रक्रिया कैसे चलेगी, ये सब काफी गहराई से बताता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कानून एक तरफ तो शादी से जुड़े जो अलग अलग रिवाज थे उनको एक मानक रूप, एक स्टैंडर्ड फॉर्म देने की कोशिश करता है। हाँ। वहीं दूसरी तरफ जैसा हमने देखा, ये खास स्थितियों में स्थानीय रिवाजों को भी मान्यता देता है। हाँ, वो संतुलन दिखता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक नियमों के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है और ये वैवाहिक झगड़ों को निपटाने और सबसे जरूरी बच्चों के हितों का ध्यान रखने के लिए एक पूरा ढांचा, एक फ्रेमवर्क देता है। तो अगर हम मुख्य बातें देखें तो हिंदू की वो व्यापक परिभाषा, शादी की वो शर्तें, तलाक के अलग अलग आधार, चाहे वो गलती पर आधारित हो या आपसी सहमति वाले, और वो पूरी कानूनी प्रक्रिया जिसमें कोर्ट की भूमिका, अपील, गुजारा भत्ता, बच्चों की कस्टडी, ये सब इसके सबसे अहम पहलू हैं, है ना? हाँ, ये बिल्कुल सही सारांश है। ये प्रमुख बातें हैं जो इस कानून को परिभाषित करती हैं। इस पूरी चर्चा से एक बात मेरे मन में आ रही है, सोचने पे मजबूर करती है। हाँ, कहिए। ये कानून बना था 1955 में। हाँ। जाहिर है ये उस समय की एक बड़ी कोशिश थी परंपरा और सुधार के बीच संतुलन बनाने की। हाँ, बिल्कुल। तब से लेके आज तक, मतलब 70 साल होने को आए, समाज काफी बदल चुका है। रिश्तों की समझ बदली है, उम्मीदें बदली हैं। बहुत बदलाव आया है। आज के इस बदलते सामाजिक माहौल में, बदलते पारिवारिक रिश्तों के संदर्भ में, क्या उनकी व्याख्या, उनका मतलब, उनका इस्तेमाल भी उसी तरह विकसित हुआ है या होना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब शायद सीधा नहीं है। अदालतों ने समय समय पर इन शब्दों की व्याख्या को समाज के साथ बदलने की कोशिश की है, खासकर मानसिक क्रूरता के मामले में। लेकिन हाँ, ये बहस हमेशा चलती रहती है कि कानून समाज के साथ कितनी तेजी से कदम मिला पा रहा है। ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है कि क्या कानून हमेशा समाज की बदलती सच्चाई को पकड़ पाता है या नहीं? बिल्कुल। चलिए, तो दिए गए स्रोतों के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पर हमारी ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है। जी।